जी तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है आयोनिक रेडियस। हमने आयोनिक रेडियस को डिस्कस करना है और इसका हमने ट्रेंड देखना है। इसके अलावा हम लोगों ने ये देखना है कि कटाइन का साइज़ जो होता है वो स्मॉलर क्यों होता है उसके पेरेंट एटम से, और अनाइन का साइज़ जो होता है वो लार्जर क्यों होता है इसके पेरेंट से। इन चीज़ों को हम लोगों ने विद रीजंस विद हम लोगों ने डिटेल के साथ डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आयनिक रेडियस जो है वो क्या है, ये वही अगर हम आयन को किसी भी आयन को अगर हम स्फेयर की फॉर्म में लेट करें कि वो भी हमारे पास आयन इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर है, तो वो क्या होगा, हमारे पास द रेडियस जो होगा उस आयन का, उस रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक रेडियस बोलते हैं। तो द रेडियस ऑफ एन आयन व्हेन इट्स सपोज टू बी आ स्फेरिकल, जब हम किसी आयन को स्फेरिकल फॉर्म के अंदर लें उसका जो रेडियस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक रेडियस बोलते हैं। जनरली जब भी हम लोग आयोनिक रेडियस की बात करते हैं, आयोनिक रेडियस को हम लोग ओनली कैलकुलेटेड व्हेन साइज ऑफ एटम जो है हमारे पास, अदर एटम जो है वो अगर हमें मालूम होगा तो हम उसका क्या कर सकते हैं, आयोनिक रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है कि आयोनिक रेडियस जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जैसे सोडियम क्या करेगी, सोडियम हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज करता है और उसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लोरीन हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान हमारे पास क्या होता है जी, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक आयनिक बॉन्ड बनता है। अगर हमने इन दोनों के दरमियान आयनिक जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेक करना है, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो हमें पता चल जाएगा, और इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में से हमें किसी एक एटम का रेडियस का पता होगा, तो हम टोटल में से उस एक एटम के रेडियस को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरे किसी एटम का क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। मसलन इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है जो आपस में अटैच हैं, आपस में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ आपस में इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमारे पास क्या नेगेटिव है। पॉजिटिव का साइज और थोड़ा सा स्मॉलर होता है और नेगेटिव का साइज थोड़ा सा क्या होता है जी, अनाइन का साइज और थोड़ा सा लार्जर होता है। इसकी रीज़न हम देखेंगे। जो हमारे पास ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इनके दरमियान बनेगा वो असल में क्या होता है, रेडियस ऑफ कटाइन प्लस रेडियस ऑफ अनाइन, यानी इसके कटाइन के रेडियस और रेडियस ऑफ अनाइन के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। अगर हम लोगों के पास, हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास साइज़ जो होता है किसी एक कटाइन का या अनाइन का, वो हमें पता होगा। अगर कटाइन का पता है तो हम अनाइन का निकाल सकते हैं, अनाइन का पता है तो हम उसके कटाइन का निकाल सकते हैं। कैसे, अगर हम इस टोटल हमें पता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसमें से रेडियस ऑफ कटाइन को अगर हम निकाल देंगे तो हमारे पास रेडियस ऑफ अनाइन आ जाएगा। सर रेडियस ऑफ अनाइन को निकाल देंगे तो रेडियस ऑफ क्या आ जाएगा, कटाइन आ जाएगा। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल पोटाशियम क्लोराइड था। पोटाशियम क्लोराइड के लिए हमारे पास जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बन रहा है, जो आर की वैल्यू है वो 314 पिकोमीटर है। अब यहाँ पर जो अगर हम आर की बात करें पोटाशियम और क्लोरीन के लिए, तो हमारे पास आर जो होगा वो रेडियस ऑफ कटाइन, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं रेडियस ऑफ के पॉजिटिव और रेडियस ऑफ सी एल नेगेटिव। तो ये कटाइन का जो हमारे पास के पॉजिटिव का जो हमारे पास रेडियस होता है वो 133 पिकोमीटर होता है, यानी इसका जो रेडियस होता है पोटाशियम का वो हमारे पास 133 पिकोमीटर होता है, और क्लोरीन नेगेटिव का जो हमारे पास होता है वो 181 पिकोमीटर होता है। इन दोनों को जब हम सम करते हैं तो यही 314 पिकोमीटर आता है। अगर हम ये हमें पता है और हमें इन दोनों में से टोटल वैल्यू का पता है, आर का पता है, और इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू मालूम है, फॉर एग्जाम्पल रेडियस ऑफ जो हमारे पास कटाइन यानी कि पोटाशियम आयन पता है, तो हम रेडियस ऑफ इसको क्या कर सकते हैं, नाइन को माइनस जो है वो निकाल सकते हैं। इस तरह रेडियस ऑफ अगर हमें अनाइन का पता है तो हम इस तरह रेडियस ऑफ कटाइन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर निकालना है कि रेडियस ऑफ अनाइन कितना है, सी एल की वैल्यू मुझे पास नहीं दी हुई थी, तो मेरे पास ये वैल्यू दी हुई थी कि ये हमारे पास 314 पिकोमीटर टोटल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी दिया हुआ था, और मेरे पास कटाइन का जो हमारे पास साइज़ है वो भी दिया हुआ था। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला फार्मूला लगाऊंगा कि हमारे पास जो आर होता है वो किसके बराबर होता है, रेडियस ऑफ कटाइन प्लस रेडियस ऑफ अनाइन के। तो रेडियस ऑफ अगर मैंने अनाइन फाइंड करना है तो ये कटाइन इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास जो आर नेगेटिव होगा, रेडियस ऑफ अनाइन यानी कि सी एल नेगेटिव की जो वैल्यू होगी वो रेडियस टोटल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस माइनस रेडियस ऑफ जो हमारे पास के पॉजिटिव के क्या होगा जी, इक्वल होगा रेडियस ऑफ, सॉरी यहाँ पर हमारे पास हम कटाइन की निकाली है तो ये के पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आर हमारे पास कितना है जी, 314 पिकोमीटर है। रेडियस ऑफ अनाइन कितना है हमारे पास, 181 पिकोमीटर है। जब इनमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये 133 जो पिकोमीटर आएगा, ये रेडियस होगा किसका जी, कटाइन का। ये रेडियस ऑफ कटाइन होगा, यानी कि पोटाशियम आयन का ये रेडियस हमारे पास आ जाएगा। तो इसलिए हम कह रहे थे कि अगर हमें जो है साइज़ अगर हमने मालूम करना है तो हमें किसी एक का क्या होना चाहिए, पता होगा। किसी एक का अगर पता है तो हम उस टोटल में से इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। इस तरह अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कटाइन स्मॉलर इन साइज होते हैं देन पेरेंट से, तो उसकी वजह क्या था। तो इसकी एग्जांपल मैंने लिया सोडियम। तो सोडियम जो हमारे पास पेरेंट आइटम है उसका जो साइज़ होता है वो 157 पिकोमीटर है, लेकिन जो उसका आयन बना है वो हमारे पास 95 पिकोमीटर। इसकी रीज़न क्या है, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करता हूँ तो 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी इसमें टोटल 3 शेल हैं। फर्स्ट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड के अंदर 8 हैं, और थर्ड के अंदर हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है।
लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया, जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है वो निकल गया और हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस बन गया 1s2 2s2 2p6, तो एक इलेक्ट्रॉन जब खत्म हुआ तो इसका मतलब ये पूरे का पूरा शेल ही खत्म हो गया। तो हमारे पास पहले 3 शेल थे, अब कितने शेल रह गए? सिर्फ और सिर्फ 2। तो शेल रिड्यूस हुए, शेल रिड्यूस होने की वजह से उसका साइज ऑटोमेटिकली क्या हो गया? हमारे पास डिक्रीज हो गया। इसके अलावा जब हमारे पास यहाँ पर 11 प्रोटॉन थे और 11 ही इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर 11 अब प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए। तो प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो गई है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो डिस्टर्ब होने की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाएगी? ये ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से साइज़ क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये रीज़न है कि नंबर ऑफ शेल रिड्यूस हो जाते हैं, समटाइम्स अट्रैक्शन जो होती है रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो क्या हो जाती है? वो डिस्टर्ब हो जाती है। अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें कि हमारे पास एसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की बात करें, तो वहाँ पर सोडियम का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर 11 होता है, यानी उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं। तो अगर मैं सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो इसमें से टोटल इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 10। इस मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है जी? 12 होता है। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे तो इसके ऊपर हमारे पास क्या रह जाएगा जी? 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन 10, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम 13 होता है, जिसको में इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हमें निकाल दिए, उसके हमारे पास क्या हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी रह जाएंगे। ये सारे के सारे ऐसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हुआ ये कि सोडियम के अंदर जो है हमारे पास 10 प्रोटॉन है, लेकिन मैग्नीशियम के अंदर कितने हैं? 12 प्रोटॉन है, और यहाँ पर एल्यूमिनियम के अंदर कितने हैं? 13 प्रोटॉन है। अब यहाँ पर एक तो रीज़न ये हुई कि हमारे पास चार्ज कम है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन से निकला, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकले। तो जितने इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे निकलेंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा होती जाएगी। ये 13 प्रोटॉन यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर 12 10 को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर 10 10 को कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ इसका साइज़ ज़्यादा कम होगा। तो इसका हमारे पास साइज़ जो होगा वो सबसे कम होगा, यानी सोडियम का साइज़ बड़ा होगा, उससे कम होगा मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम से कम होगा किसका जी? एल्यूमिनियम का। तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ किसका होता है जी? एल्यूमिनियम का। तो जितना हमारे पास आयनिक साइज़ का, और अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज ऑन आयन की बात करें तो इन दोनों का आपस में रिलेशन इन्वर्स होगा। जितना किसी चीज़ के ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा पॉजिटिव, उतना उसका आयनिक साइज़ जो आयनिक रेडियस जो होगा वो क्या होगा? कम होगा। इस तरह Fe2 और Fe3 है, हमारे पास ये फेरस है, ये फेरिक है। अगर उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं तो उसका साइज़ थोड़ा सा लार्जर होगा, और अगर उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो उसका साइज़ और कम होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो उसका मतलब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो डिस्टर्ब हुई है। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयन का साइज़ जो होता है वो बिगर होता है देन इट्स साइज़ ऑफ इट्स पेरेंट से, जिससे वो बना होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर इसका साइज़ 99 पिकोमीटर है, और यहाँ पर 9 का साइज़ हो गया वो इसका बढ़ के 181 पिकोमीटर हो गया। तो उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 था। अब यहाँ पर वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हमने रखे हुए हैं। थर्ड शेल के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन थे। अब क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। इस रिपल्शन की वजह से इतने डिस्टेंस पे चलाते हैं कि इनके दरमियान मिनिमम रिपल्शन हो। वेल जब एक और इलेक्ट्रॉन आता है, यानी कि ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो नया इलेक्ट्रॉन आया, तो यहाँ पर ये पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन थे वो उसको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर वो पहले मैक्सिमम डिस्टेंस पे पड़े थे, अब ये इलेक्ट्रॉन के दरमियान में आ गया, तो ये भी इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा। तो इस रिपल्शन की वजह से हमारे पास ये जो शेल होगा वो क्या हो जाएगा? ये हमारे पास एक्सपैंड हो जाएगा, यानी कि टू अवॉइड द रिपल्शन हमारे पास ये शेल का जो साइज़ होता है वो क्या होता है? एक्सपैंड हो जाता है, जिसकी वजह से साइज़ खुद ब खुद ही क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। तो हमारे पास जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आता है तो इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन होती है। उस रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए हमारे पास जो शेल होता है वो एक्सपैंड कर जाता होता है। शेल हमारे पास एक्सपैंड करता है, जिसकी वजह से साइज़ जो होता है वो खुद ब खुद ही उसका क्या होना शुरू होता है? इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। दूसरी वजह ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो डिस्टर्ब होती है। पहले हमारे पास 17 प्रोटॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे, अब 17 प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन 18 हो गए हैं, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो होती है उनके ऊपर कम हो जाती है, जिसकी वजह से साइज़ उसका क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ये था जी हमारे पास आयनिक रेडियस जो हमारे पास टेबल्स के अंदर हमारे पास शामिल है। तो इंशाल्लाह हम लोग इसके बाद जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, और इस तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये सारी चीज़ों को हम लेके चलेंगे। इसके रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट के अंदर मुझसे पूछेंगे, मैं आपको वहाँ पर इसका आंसर कर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।